Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारे देखिए EVS के क्वेश्चन पेपर से। ये जो क्वेश्चन पेपर है या मैंने आपके जो सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम आपके हुए हैं उनका ही क्वेश्चन पेपर आपका स्टार्ट कराया है, जिसमें से मैं 2 क्लासेस आपके अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये आपकी 3rd क्लास है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में जब हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। देखिए पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसके सापेक्ष हम क्या हैं, उल्टे हो सकते हैं। तो देखिए वो जो देश है वो है आपका अर्जेंटीना। क्या है आपका? अर्जेंटीना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। देखिए द स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल वेयर एनिमल erratic behavior gave signal to tribal people about the incoming disaster was observed during। तो देखिए किस चीज़ के दौरान ये चीज़ देखी गई थी, तो वो था आपका हिंद महासागर की सुनामी 2004। ठीक है, जब हिंद महासागर की सुनामी हुई थी उस चीज़ के दौरान ये चीज़ ऑब्जर्व की गई थी कि जो पशुओं का जो इरेटिक बिहेवियर है डिज़ास्टर आने से पहले का। ठीक है, तो वो किस में हुआ था आपका? वो हुआ था आपका हिंद महासागर की सुनामी 2004 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ऊष्मा द्वीप क्या है? देखिए जो हीट आइसलैंड है वो क्या होता है? तो द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है, या फिर वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, या फिर वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो देखिए कौन सा जो कथन है वो जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है, तो वो है आपका देखिए विषाणु जीवाणु कवक या फिर शैवाल, जीवाणु विषाणु कवक या फिर शैवाल, शैवाल कवक जीवाणु विषाणु, कवक शैवाल जीवाणु या फिर विषाणु। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए सबसे छोटा जो होता है वो आपका विषाणु होता है, फिर आपका जीवाणु आता है, ठीक है, फिर आपका कवक आता है, फिर आपके शैवाल आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो देखिए कीटभक्षी पौधा जो आपका होता है वो होता है आपका पिक्चर प्लांट। कौन सा होता है आपका? पिक्चर प्लांट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ हु तू में जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो हैं। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं कि जो आपका NCERT की बुक में जो आपका चैप्टर है हु तू में जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो किस प्ले से आपके संबंधित हैं? तो वो है आपकी भारोत्तोलक। क्या है आपकी? भारोत्तोलक, वेट लिफ्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप रेलवे स्टेशन पर हैं, अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं, उसके बाद ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं। तो परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? तो देखिए अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आपकी ये होती है नॉर्थ वेस्ट, देखिए क्या होती है आपकी नॉर्थ, ये आपके साउथ हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ईस्ट और ये आपकी हो गई वेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका परीक्षा केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर आपका रेलवे स्टेशन है। अब रेलवे स्टेशन से आपको कहाँ जाना है? तो रेलवे स्टेशन से ठीक उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ हम गए, मतलब नॉर्थ में हम गए कितना? 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर चलने के बाद वो बोला कि ठीक आपको पूर्व में जाना है। पूर्व मतलब आपको ईस्ट में जाना है। ठीक है, तो ईस्ट में हम चले, कितना जाना है? 100 मीटर। कितना जाना है? 100 मीटर। अब देखिए 100 मीटर चलने के बाद वो बोले कि ठीक उत्तर में। तो देखिए फिर ठीक नॉर्थ में हमें जाना है, तो ठीक हम नॉर्थ में गए, कितना चलना है? 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर। अब लास्ट में हमें क्या करना है? लास्ट में हमें जाना है ठीक पश्चिम में। तो देखिए पश्चिम में जाने के लिए हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। पश्चिम में गए हम कितना? 160 मीटर। कितना? 160 मीटर। यहाँ पर आपका क्या आ गया? यहाँ आ गया आपका परीक्षा
केंद्र, ठीक है, परीक्षा केंद्र। अब देखिए परीक्षा केंद्र के सापेक्ष जो आपका रेलवे स्टेशन है वो आपका किस डायरेक्शन में है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन प्लॉट करें तो ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है आपकी वो कहाँ पर आ रही है, तो वो आ रही है आपकी साउथ और ईस्ट के बीच में, ठीक है, इसका मतलब दक्षिण और पूरब के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ के बारे में सही तथ्यों को पहचानिए। तो देखिए बाघ की मूंछें उन्हें अंधेरे में गति करने और शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं, बिल्कुल सही है। देखिए बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, बिल्कुल सही है। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो बाघ की दहाड़ है वो 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत। तो यहाँ पर ए, बी और डी जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। बाघ की जो दहाड़ है वो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है लेकिन 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। देखिए जो गोलकुंडा किला है आपका उसका जो निर्माण है वो किसने किया था, वो किया था आपका कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा। किसने किया था, आपका कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। देखिए ये पूछना कि कौन से जो पक्षी हैं वो किस रंग में देख पाते हैं, तो देखिए कौन से ब्लैक एंड वाइट कलर, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कलर में देख पाते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं, कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही है, चमगादड़, उल्लू या कांटा चूहा, चूहा, सांप, कुत्ता, बिल्ली, गाय और उल्लू, चमगादड़, सांप और शेर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या है, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मृत व सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। तो देखिए मृत और सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त कौन सा जीव करता है, आपका घास, कुत्ता, खूमी या फिर कुसकुट्टा, अमरबेल। तो देखिए जो इसके मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, वो होते हैं आपके खूमी, मशरूम्स। क्या होती हैं आपकी, मशरूम्स, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो वो हैं आपकी मशरूम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून की फसल भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो देखिए खरीफ की फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो वो है आपका धान, मक्का, सोरगम और बाजरा, ठीक है। कब, वर्षा के मौसम में आरंभ में बोया जाता है और मानसून की फसल भी इसको कहा जाता है, तो वो है आपके धान, मक्का और सोरगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल आपकी नहीं है, धान, मक्का, सोयाबीन या फिर गेहूं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका गेहूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, नहीं आपसे पूछ रहे थे। देखिए सोयाबीन, मक्का और धान आपके खरीफ की फसल होती है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 बजे निकली और 9 सितंबर 2022 को 9:15 बजे एर्नाकुलम पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन 2055 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल है। तो देखिए ट्रेन की जो औसत चाल है वो आपकी क्या होगी, अभी देखिए यहाँ पर जो आपका देखिए तो यहाँ पर क्या है, देखिए वो बच्चा जो भी लड़का है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 7 सितंबर को निकल रहा है, इसका मतलब 8 और 9 2 दिन उसने क्या किया है, ट्रैवल किया है। अब देखिए जो ट्रेन है वो कब निकली है आपकी, वो निकली है 21:45। देखिए 21:45 का मतलब क्या होता है कि 9:45 पे आपका PM, ठीक है, 9:45 PM। और वो पहुंची कब है, तो वो 9 को पहुंची है आपकी कब, सुबह मॉर्निंग में 9:15 पर, ठीक है, मॉर्निंग में 9:15 पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टाइम निकालेंगे। तो देखिए 7 to 8
जब 7 से लेके 8 तारीख के बीच में उसको कितने दिन लगे, तो वो लगे उसको 24 घंटे। कितने लगे उनको? 24 घंटे। अब देखिए 24 घंटे यहाँ पर कितने पे हुए हैं? 9:45 PM पर। अब 9:45 PM से जब हम 9 तारीख को 9:15 पर पहुँच गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका टाइम लगा है वो लगा आपका 11.5 घंटे, ठीक है, 11.5 घंटे। अब क्या करेंगे, इन दोनों टाइम को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। 24 घंटे में आपके 11.5 घंटे को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ जो आपका टोटल टाइम है वो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 35.5 घंटे, ठीक है, 35.5 घंटे। अब देखिए आगे करते हैं इसको। 35.5 घंटे लगे उसको। अब देखिए इन्होंने पूछा है कि उसकी औसत चाल कितनी होगी, तो देखिए चाल आपकी क्या होती है, चाल होती है आपकी दूरी बटे समय। क्या होती है आपकी? दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखिए दूरी आपको कितनी दी हुई है, दूरी आपको दी हुई है 2055, ठीक है, किलोमीटर। और आपको समय कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है आपको 35.5 घंटे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2055 अपॉन में, ये तो आपका 2 तो आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे आपका क्या बचेगा, 35 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 को 1 में ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 71। अब देखिए 71 को डिवाइड करेंगे हम, 2055 को डिवाइड करेंगे 71 से, तो यहाँ आपका डिवाइड करके आएगा 28.94, ठीक है, 28.94। अब 28.94 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आपका 57.8 है, 8 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। देखिए सही समय आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही समय है पशुओं के सोने का। तो देखिए बिल्ली जो है वो कितने घंटे सोती है, तो जो बिल्ली है आपकी वो सोती है आपकी 4 आवर्स। कितने होते हैं उसके सोने का समय, 4 घंटे, ठीक है। जो अजगर होता है आपका, पाइथन जिसको हम बोलते हैं, पाइथन का आपका टाइम कितना होता है, तो पाइथन आपका जो सोता है वो सोता है 18 घंटे। कितना? 18 घंटे, ठीक है। जो काऊ है, काऊ आपका कितना सोती है, तो काऊ जो है वो सोती है आपका 4 घंटे, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो गाय के सोने का जो मेल खा रहा है वो आपका गाय कितना है, 4 घंटे सोती है। और जो आपका जिराफ है वो सोता है 2 घंटे, ठीक है। जो जिराफ है वो सोता है 2 घंटे। तो यहाँ पर जो आपका सही समय है वो है आपका गाय का, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3री के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी। रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चिन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चिन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है। तो देखिए जो चिन्नम्मा है वो क्या प्रदर्शित कर रही है, यहाँ पर कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित सरोकारों के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, देखिए जो ए है आपका कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना आपका बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, संबंधित सरोकारों के बारे में विश्लेषण मूल्यांकन, ये आपका गलत है, ठीक है। जंतु और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना, ये भी आपका यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और डी आपके सही हैं और जो दोनों ऑप्शन हैं आपके गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3rd से 4th के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है। तो देखिए अंतर अनुशासनात्मक, अंतर अनुशासनात्मक या फिर पार अनुशासनात्मक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका अंतर अनुशासनात्मक, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या है, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर क्या यूज कर रहे हैं, विषयगत दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका इंटरडिसिप्लिनरी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है योगात्मक आकलन, जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है वो आपका क्या होता है। तो देखिए जो समेटिव असेसमेंट है उसके आपके क्या फीचर्स होते हैं,
विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए होता है। विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शन माना जाता है। विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने में और उन्हें ठीक करने के लिए होता है। तो देखिए जो समेटिव असेसमेंट आपका होता है, समेटिव असेसमेंट आपका होता है फेल या पास को कंसीडर करने के लिए। क्या होता है आपका? फेल या पास को कंसीडर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो निरंतर आपका क्या होती है प्रोग्रेशन, जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है वो आपकी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, लेकिन जो समेटिव होता है, जो आपका एंड टर्म होता है, बिल्कुल आपके सत्र के अंत में जो आपका असेसमेंट होता है वो होता है विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शन माना जाता है। ठीक है, देखिए कमी की पहचान और उसे ठीक करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5th की कहानी कौन सी? सपेरों की। पाठ में सपेरे जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीज बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। ठीक है, यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं? तो देखिए जो तथ्य हैं ये किस चीज़ को आपका सूचित करते हैं? पौधे, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध, पौधे, मनुष्य और जानवरों की अंतोक्रिया, या फिर पौधे, मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ए, बी और सी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन डी जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण यहाँ पर नहीं दर्शा रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आपके बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो देखिए बच्चों के अनुभव, संवेदी अन्वेषण, कल्पना, या फिर खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद। तो देखिए यहाँ पर जो लेखक है वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो वो है बच्चे के अनुभव। क्या है? बच्चे के अनुभव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें क्रियाकलाप जो पद्धति है वो किस चीज़ से संबंधित है? अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ करने में। देखिए कंठस्थ आपको नहीं कराना है। ठीक है, कंठस्थ आपको नहीं कराना है। विद्यार्थियों के अधिगम के तीनों आयामों को शामिल करने में, बिल्कुल सही है। संवेदीगामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने में, शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से। देखिए सिर्फ विषय वस्तु पर आधारित हो शिक्षण, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बी और सी आपके सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है? तो देखिए कौन सी पाठ्यचर्या जो यहाँ पर यूज हो रही है? तो देखिए नज़दीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता, नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास, न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना, नज़दीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण तो क्या होता है? एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए, बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए, विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए। देखिए परे तो आपको नहीं जाना। बालक के चिंतन कौशलों को प्रारंभ करने के लिए हम ये नहीं करते हैं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का जो एकीकृत दृष्टिकोण है वो किसके लिए? एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो देखिए किस चीज़ के द्वारा प्रमाणित किया जाता है?
खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके, मनोरंजक फिल्में बनाकर, या फिर विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करके। तो देखिए व्यवसाय के लिए यहाँ पर तैयार करने का कोई वो नहीं है, खेलकूद की प्रतियोगिता आयोजित करके भी नहीं है, मनोरंजक फिल्में बनाकर भी नहीं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक बोलचाल या भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा? तो देखिए कौन सा जो अधिगम है वो अनुभव प्रभावी होगा। विद्यार्थियों को तुलसी पत्ते के औषधीय गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी विवाह। या फिर विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक व वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। तो देखिए यहाँ पर आप जहाँ पर भी आपका खोज दृष्टिकोण यूज होता है वो आपका पेडागोजी में सबसे बेस्ट आंसर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों में देखिए एक तो समूह परियोजना यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, विभिन्न पत्तियों का अन्वेषण खोज करके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है, डैडी कि दाढ़ी मूंछ क्यों हैं जबकि मम्मी के नहीं हैं? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती हैं, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती हैं जबकि डैडी ऐसा नहीं करते? वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण और जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा? तो देखिए जो सही तरीका है वो क्या होगा, यह इस तरीके के जटिल विषयों पर बात करने की नहीं है। देखिए तो गलत है। जब बच्चा कोई भी चीज़ पूछे उसका डाउट आपको क्लियर करना है। ठीक है, विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें, या फिर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों और जेंडर भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। विद्यार्थियों को समझाना कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जो है वो जैविकीय अवधारणा है। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर है वो क्या जवाब देने का उनका जो सही तरीका है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर और मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि देखिए उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्हें अपनी एकरस दिनचर्या से छूट मिल सकती है और वे आनंद बना सकते हैं। देखिए आनंद के लिए नहीं करना यहाँ पर, ठीक है, कि उनको छुट्टी मिल रही है। वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं। उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद अपने माता पिता से पूछना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के उस दृश्य में रोक सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूँगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है? तो देखिए बालक को खोजी व व्यावहारिक गतिविधि में संलग्न करना, अवलोकन और निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन, विभिन्न प्रकार के अनुभव व बुनियादी समझ ग्रहण करना, नज़दीकी परिवेश में मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, अवलोकन व निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, गीतिका ने अपने पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हैं जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहते हैं, रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है, क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं वह सोचते हैं कि यह उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? तो देखिए कौन सा जो उद्देश्य है वो इससे संबंधित है, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ, जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास,
बालक को जिज्ञासु बनाना, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हों के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए प्राकृतिक वातावरण जिसमें लोग शामिल हों संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाना सिखाने के लिए कहा। ठीक है, इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल हैं? तो देखिए समझना बिल्कुल सही है, निर्माण करना ये भी आपका सही है, प्रयोग करना ये भी आपका सही है, याद करना ये आपका गलत है। ठीक है, तो ए, बी और सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।